चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक तो वही है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। तो उसमें नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में एक एटम कार्बन का है जबकि दो एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों ऑक्सीजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 1, ये कुछ भी नहीं है, ये 2, 3 एंड 1 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए कार्बन के। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। अब करेंगे क्या, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ये जो कार्बन है ना, इस वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवानी होगी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो मतलब ये शेयरिंग होगी, ये वाली, इन दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी यहाँ पर। ऐसे ही इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से होगी। क्या होगा, देखो यहाँ पर शेयरिंग कराई है मैंने, ये कार्बन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहे हैं, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पर हम इसको डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसको भी डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे लोन पेयर के फॉर्म में, और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे लोन पेयर के फॉर्म में। सो दिस इज सेड टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें सल्फर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे, देखिए सल्फर मॉलिक्यूल में 8 एटम्स सल्फर के होते हैं। आप जब सल्फर का लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 16, तो 16 का मतलब 2,8,6 विल बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने यहाँ पर 8 एटम्स सल्फर के रिप्रेजेंट किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर सल्फर एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। सल्फर में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और यहां पर भी सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। करना क्या है, हर 2 सल्फर एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ भी 1 की शेयरिंग, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो जब भी आप डिफरेंट सल्फर एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाएंगे, तो आपने देखा यहाँ पर सभी के बीच में क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। और हर सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। क्लियर है बात। तो सल्फर मॉलिक्यूल का वास्तविकता में जो स्ट्रक्चर देखा जाता है, जो पाया जाता है, वो क्राउन शेप होता है। क्राउन, जो रानी क्वीन का क्राउन होता है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर सल्फर मॉलिक्यूल का होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे वो है एलोट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रोपी। क्वेश्चन यहां पर ये एलोट्रोपी होती क्या है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इफ एन एलिमेंट इज एज सच विच मे एग्जिस्ट इन 2 or more than 2 forms, then all the possible forms of that element are called as allotropes and this phenomena is called as allotropy। उसको एलोट्रोपी कहते हैं। कार्बन की बात करें, कार्बन आपका 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, जिनमें से पहला है डायमंड, सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। अब कार्बन के ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या हैं, किस तरीके से ये इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड के बारे में। हमें पता है
डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इट इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। जितने भी सब्सटेंसेस नोन है उनमें हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो उसको डायमंड को माना गया है। इनमें क्या होता है, डायमंड में कार्बन एटम, एक कार्बन दूसरे कार्बन से कंबाइन करता है 3 डायमेंशनल मैनर में। मतलब हर एक कार्बन जो है ना वो 4 अदर कार्बन एटम से कंबाइन करता है टू फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आई वांट टू शो यू द स्ट्रक्चर हियर। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है डायमंड का स्ट्रक्चर है। यहां पर आपने देखा ये एक कार्बन है, ये इधर दूसरे कार्बन से अटैच है, या मैं इस वाले कार्बन को लेता हूं, ये इधर कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है। अगर मैं ये वाला कार्बन देखूं, कार्बन 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 एंड कार्बन, इस कार्बन को देखें तो 1 2, एक इसके अपर प्लेन में होगा यहां पर, एक इसके लोअर प्लेन में होगा, यहां पर रिप्रेजेंटेड नहीं है। मतलब कहने का मतलब है डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 अदर कार्बन्स के साथ अटैच होता है with the help of 4 covalent bond and it forms 3 dimensional structure। ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स 4 कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो जो कार्बन होगा ना, या जो आपका डायमंड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसी कारण हम कहते हैं कि जो डायमंड होता है इट इज सेड टू बी द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, अब डायमंड के बाद जो हम दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म लेंगे यहां पर वो होगा ग्रेफाइट। द नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म आफ्टर डायमंड जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो होगा आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में भी डिफरेंट कार्बन एटम्स आपस में, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर हियर, डिफरेंट कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं टू फॉर्म अ नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। एक ये हेक्सागोनल रिंग है, एक ये भी हेक्सागोनल रिंग है, ये भी आपकी हेक्सागोनल रिंग है, और ये हेक्सागोनल रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं और ये एक लेयर बना रही है, इट इज फॉर्मिंग अ लेयर। ऐसे ये दूसरी लेयर है, ये एक हेक्सागोनल रिंग, दिस इज ऑल्सो वन मोर हेक्सागोनल रिंग, दिस इज ऑल्सो वन मोर हेक्सागोनल रिंग। तो एक तो ये वाली लेयर बन गई और एक आपकी ये वाली लेयर बन गई। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी कार्बन एटम्स ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं तो हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होता है। ये 1 2 3 कार्बन से अटैच होगा, यानी कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करने के लिए फ्री होता है और उस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इसी वजह से हम कहते हैं जो ग्रेफाइट होते हैं दे आर सेड टू बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि 4th इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है, उस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आपने देखा यहां पर डिफरेंट हेक्सागोनल रिंग्स बन गई डिफरेंट कार्बन एटम्स के द्वारा टू फॉर्म अ लेयर। यहां पर भी डिफरेंट कार्बन एटम्स आपस में कंबाइन करके बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग बना रहे हैं और वो हेक्सागोनल रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं। अब जो डिफरेंट लेयर के कार्बन एटम्स होते हैं, इस लेयर का ये कार्बन, इस वाली लेयर का ये कार्बन, ये आपस में अटैच हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पुअर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड एज वॉन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। कहने का मतलब है डिफरेंट लेयर्स की हेक्सागोनल रिंग के फॉर्मेशन में जो कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से अटैच होते हैं। क्योंकि ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है, इसी वजह से जो आपकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर सकती हैं, स्लाइड। एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट दिस ग्रेफाइट गिव द स्लिपरी अपीयरेंस। जो आपका ग्रेफाइट होता है वो स्लिपरी अपीयरेंस को देता है ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। इसी वजह से वो स्लिपरी अपीयरेंस को देता है। इसके बाद हम जो तीसरा एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का उसको डिस्कस करना चाहेंगे। इट इज योर बकमिंस्टर फ्लोरीन, RENNE, फ्लोरीन्स, बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। बकमिंस्टर फ्लोरीन्स में होता क्या है, इसमें डिफरेंट पेंटागोनल रिंग्स, आपने देखा ये एक पेंटागोनल रिंग है 1 2 3 4 5,
और ये वाली रिंग कैसी है, ये वाली हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें डिफरेंट पेंटागोनल रिंग्स और डिफरेंट हेक्सागोनल रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं और फ्यूज होने के बाद दे टेंड्स टू फॉर्म अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब डिफरेंट कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हों टू फॉर्म अ नंबर ऑफ हेक्सागोनल एज वेल एज पेंटागोनल रिंग्स, और ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स आपस में हो जाए फ्यूज टू फॉर्म फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, देन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज बकमिंस्टर फ्लोरीन। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन इज C60। C60 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो यहां पर हमने एलोट्रोपी के बारे में डिस्कस किया है। दिस टॉपिक इज कवर्ड। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये होता है, हमें पता है कि जो डिफरेंट कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। डिफरेंट कार्बन एटम्स में टेंडेंसी होती है टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जो भी आपके कार्बन होते हैं उनके बहुत सारे कंपाउंड्स नोन हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है। इट इज ड्यू टू अ स्पेसिफिक नेचर ऑफ कार्बन विच इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल नेचर। अब वर्सेटाइल नेचर कार्बन का होता क्या है? अगर हम कार्बन के वर्सेटाइल नेचर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसको हम इन 3 मेन प्रॉपर्टीज के द्वारा समझा सकते हैं। इनमें से पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कैटिनेशन एग्जाम में कई बार आया है। ये कैटिनेशन होता क्या है? कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, छठा सातवें से, सातवां आठवें से कंबाइन होता चला जाता है टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। वो लॉन्ग चेन आपकी स्ट्रेट चेन हो सकती है, वो लॉन्ग चेन आपकी ब्रांच चेन भी हो सकती है, और वो लॉन्ग चेन आपकी साइक्लिक चेन भी हो सकती है। तो जब भी डिफरेंट कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ सेल्फ लिंकिंग करते हैं तो सेल्फ लिंकिंग के फलस्वरूप उनमें टेंडेंसी होती है टू फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज वन ऑफ द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी होने के कारण आपका जो कार्बन है वो मोनोवैलेंट एटम से भी कंबाइन कर सकता है, डाईवैलेंट एटम से भी कंबाइन कर सकता है, ट्राईवैलेंट एटम्स से भी कंबाइन कर सकता है टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट्स इट्स टेट्रा वैलेंसी। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कार्बन। कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड को बनाने की भी टेंडेंसी पाई जाती है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से या किसी और एटम से भी, जैसे मैं कार्बन ले रहा हूं, यहां कार्बन सपोज Cl से कंबाइन कर रहा है तो इट विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। ऐसे कार्बन कार्बन से भी कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहां पर। तो ये जो 3 मैंने लाइंस रिप्रेजेंट किए, दीज आर द फ्री वैलेंसीज ऑफ कार्बन। ये फ्री वैलेंसी है कार्बन की। ऐसे एक कार्बन या तो खुद ही से अपने आप से डबल बॉन्ड से कंबाइन कर सकता है या किसी और एटम से भी डबल बॉन्ड से कंबाइन कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मैं एक और एटम ले रहा हूं जिसके साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो आपने देखा कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड्स को बनाने की टेंडेंसी है। सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर रीजन for the formation of huge number of carbon compounds. So such type of nature of carbon, due to which it can form a huge number of carbon compounds, is called its versatile nature. उसको हम versatile nature कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारा versatile nature वाला भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, that is classification of hydrocarbons. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनको 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। उनमें से एक कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मेरा पहला क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए उनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए,
सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने बताया हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एग्जांपल्स हैं वो है एल्केन। क्वेश्चन यहां पर ये एल्केन क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाए, क्या पाया जाए? सिंगल बॉन्ड, और जो CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला फॉलो करें, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज एल्केन्स, उनको एल्केन्स कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर n की जगह पर 1 लगाऊं तो C1H21 2 × 1 यानी 2+2 यानी 4, तो CH4 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। तो CH4 में कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ एल्केन। ऐसे ही अगर मैं n की जगह पर 2 लेता हूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा? C2H, यहां पर 2 2 4 + 2 6 C2H6। इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केन। ऐसे n की जगह पर अगर आप 3 लगाओगे यहां पर, तो C3H8, 3 कार्बन हैं, इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और इस वाले कार्बन से, तीसरे कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। हमें पता है, हमें कैसे पता लगेगा किसी भी कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? आप करेंगे क्या, आप जो भी आपके बॉन्ड बन रहे हैं उन बॉन्ड को बना देंगे, और जो रिमेनिंग वैलेंसी होगी कार्बन की उसको सेटिस्फाई करते हैं हाइड्रोजन के द्वारा। ऐसे ही कार्बन n=4 जब लगाओगे यहां पर, तो C4H 4 × 2 8 + 2 10, तो C4H10 हो जाएगा। यहां पर आप दिखाएंगे 4 कार्बन, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, 3 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, बाकी दोनों कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ऐसे ही लास्ट वन इज n की जगह पर 5 लिया, C5H12 हो जाएगा। तो 5 कार्बन, सभी की फ्री वैलेंसी से आपने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही एल्कीन्स क्या होते हैं? ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और जो CnH2n जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं उनको एल्कीन्स कहते हैं। जैसे अगर आप यहां पर n की जगह पर 1 रखें तो C1H2 × 1, तो C1H2 यानी CH2 आपको मिल जाएगा। तो CH2 में डबल बॉन्ड तो आ नहीं सकता, इसी वजह से 1 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन नहीं होती है। अगर आप यहां पर 2 रखें तो C2H4 हो जाएगा। तो 2 कार्बन से हमारे पास 2 कार्बन आपने दिखाए, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आपने दिखाया। तो कार्बन से आपने कहा, कार्बन से जब डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा तो कार्बन की 2 वैलेंसियां सेटिस्फाई होगी, 2 बची है ना, क्या लगाओगे? CH2, इसी वजह से CH2 किया है। ऐसे यहां पर 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, 2 बची हुई है, यहाँ CH2 लगा दोगे, ये इथीन हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ 3 लेंगे तो C3H6 हो जाएगा। तो 3 कार्बन, 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, बाकी सिंगल बॉन्ड से आप कार्बन को अटैच करा दीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम n की जगह पर 4 लें तो ये C4H8 हो जाएगा। C4H8 का मतलब 4 कार्बन, इनमें से किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ और फिर हाइड्रोजन को अटैच कराइए। ऐसे ही n की जगह पर जब हम 5 लेंगे C5H10 हो जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब एल्काइंस क्या होते हैं? ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और जो CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्काइंस कहते हैं। जैसे अगर आप n की जगह पर 1 लें यहां पर, तो C1H2 × 1 यानी 2 - 2 0, H0 हो गया। तो क्या बचा? केवल C बचा। तो क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है? नहीं आ सकता, इसी वजह से 1 कार्बन कंटेनिंग एल्काइन नहीं होता है। अगर आप यहां पर 2 लें तो C2H 2 × 2 4 - 2 2, तो C2H2 हो जाएगा। और दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, आप देखा CH, मैं यहां पर इसको दिखा रहा हूं C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अब कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री बची ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 3 बॉन्ड यहां बन गए, एक वैलेंसी फ्री है तो उस फ्री वैलेंसी से H लगा दीजिएगा। ऐसे यहां पर 1 2 3 वैलेंसी यहां सेटिस्फाई है, एक बची हुई वैलेंसी यहां पर H लगा देंगे, इस तरीके से इथाइन बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर 3 लूं तो C3H 3 × 2 6 - 4, 6 - 2 मीन्स 4, तो C3H4 हो जाएगा। C3H4 का मतलब 3 कार्बन से, आपने 3 कार्बन लिए, 1 2 3, इनमें से किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाया, बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब जरा देखो यहां पर कितने लगाएंगे हाइड्रोजन, यहां बॉन्ड कितने अटैच है? 1 2 3 बॉन्ड अटैच है ना,
तो अब वैलेंसी होती है कार्बन की 4, 4 में से 3 वैलेंसी यहां सेटिस्फाई है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, तो एक H आएगा। यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो जब चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है तो यहां पर एक भी H नहीं आएगा। यहां देखें एक वैलेंसी सेटिस्फाई है, वैलेंसी होती है 4, तो कितने आएंगे H, 3 हाइड्रोजन आएंगे यहां पर। इस वजह से ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम N की जगह पर 4 लें, इफ सपोज इन प्लेस ऑफ N यू आर टेकिंग 4, तो C4H, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6, तो C4H6 हो जाएगा। C4H6 में 4 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4, वही क्या है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी बचे हुए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जो भी बची हुई वैलेंसी है कार्बन की उनको करेंगे सेटिस्फाई विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन।